जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है पूरकेटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज से हम लोग 70 बीपीएससी प्रीलियम टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज जो है ना हम लोग 70 बीपीएससी के लिए देख रहे हैं। जो आज के सेशन में हम लोग परफेक्शन है इसको देखने वाले हैं और एक सीरीज के माध्यम से हम लोग सभी कोचिंग संस्थान के जो मॉक टेस्ट जो बीपीएससी के लिए कंडक्ट करवाई गई है उनको हम लोग देखने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग परफेक्शन है इसके देख रहे हैं और ये सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा पहले उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से मेरा प्लान है। इस प्लान में जो इस सीरीज में जो है ना, सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे परफेक्शन आईएएस हो गया, केजीएस हो गया, उसके बाद एडिटोरिया हो गया, उसके बाद आपको जो है ना दृष्टि आय हो गया, उसके बाद आपका जो है संस्कृति हो गया, उसके बाद आपका इम्तिहान हो गया, है ना, इम्तिहान हो गया। मतलब ये जितने भी कोचिंग संस्थान अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान है जिनके क्वेश्चंस के पैटर्न नए जैसे जिस तरह से अब बीपीएससी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे क्वेश्चन जो बना रहे हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं, उनके टेस्ट सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये कैसा रहेगा, जैसे आज जो है परफेक्शन है इसके होंगे, नेक्स्ट डे जो है ना केजीएस का हो जाएगा, उसके बाद एडिटोरिया का हो जाएगा, उसके बाद दृष्टि का हो जाएगा, संस्कृति का हो जाएगा। मतलब इस तरह से डिवाइड होगा पर डे, है ना, डेली वाइज जो है ना अलग अलग कोचिंग संस्थान के आपके टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले तक, जैसे अभी डेट निर्धारित अभी जो है ना 13 या 14 दिसंबर को किया गया है ना, तो इससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि 50 से प्लस टेस्ट सीरीज को मैं आप सबों के बीच एक्सप्लेन कर दूं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, है ना। तो हम लोग अगर 50 टेस्ट सीरीज अगर लगा लेते हैं भाई, हमारा जो पकड़ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन वही है, कंटिन्यू करना होगा, 50 के 50 टेस्ट सीरीज लगाना होगा। आप सुने होंगे टॉपर से लास्ट टाइम में क्या किया था, उन्होंने टेस्ट सीरीज पे ही फोकस किया था और मैं अभी जो है ना आपके जो समय मिले हैं इसमें मैं टेस्ट सीरीज में ही फोकस कर रहा हूं। तो आप सभी भी टेस्ट सीरीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अगर जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से आपका बेसिक जो है ना बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेवल समझ में आ जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज रेगुलर चलने वाली है, लगभग 50 प्लस में टेस्ट सीरीज जो है ना आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा और आपको जो है ना जैसे मैंने प्लान बता दिया उस तरह से हम लोग करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए एक एक दिन करने से इससे क्या होगा आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए एक होता है कि जैसे मैं चाहता तो अभी परफेक्शन आईएएस को ही लेके जाते, इसका खत्म करता, उसके बाद केजीएस का लाता, ऐसा करता वैसा करता। मतलब ये ऐसा नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं जैसे परफेक्शन है इसका आज जो है ना ये 150 क्वेश्चन को देखेंगे। 150 क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगभग जो है आपको मैं वीडियो में क्लास करूंगा, नहीं तहीं मतलब कम से कम आपका 120 प्लस क्वेश्चन आपको जो है ना माइंड में जरूर सेट हो जाएगा, सेट जरूर हो जाएगा। 120 टेस्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अगर सेट है, उसका नेक्स्ट डे अगर केजीएस का देखेंगे, केजीएस का भी 120 क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो उसमें आप देखोगे एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो, भाई किसका लेवल कैसा है और किस तरह से परफेक्शन वाले सोच रहे हैं, केजीएस वाले सोच रहे हैं और एडिटोरिया वाले किस तरह से सोच रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। आप उस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। अभी भी आपके पास समय है, आपको किस टॉपिक से कौन कौन को ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उस पर पकड़ बना सकते हैं। देखिए ये सब कोचिंग संस्थान जो है काफी पुराने हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इनका जो है सोच हम लोग जो है इनके आधार पर जा सकते हैं, मतलब गलत नहीं जा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं इस तरह से कोशिश करूंगा इसी तरह से कवर कराने की, है ना। तो चलिए ये हो गई हमारी प्लान और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो है ये परफेक्शन है इसके जो ना क्वेश्चन को फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन इस तमाम चीजें पता ही आपको, सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। और आज पहला क्लास था इसलिए इतना समय लिए और मैं अभी जो है ये हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप सभी जो है ध्यानपूर्वक सुनिए और कोशिश कीजिएगा ये सेशन को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके दोस्तों को भी ये फायदा मिले, है ना। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, जितने भी ग्रुप्स में हैं एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, जिनको लगेगा कि हाँ अच्छा है फायदा है तो वो जरूर आएंगे, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन आपका जो ये टेस्ट 15 है। टेस्ट 15 में जो ना क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। एनिशियन हिस्ट्री का है और सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जितने भी टेस्ट लगाएंगे प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे उनमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जा रहा है और हम लोग जो है ना अभी क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से पढ़ना भाई। यहाँ क्या 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 गलत कथन चुनना है, यानी कि इसमें से गलत कौन सा है, गलत ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि से संबंधित, कृषि पहला ऑप्शन है आपका, कृषि आमतौर पर नदी के किनारे की जाती थी। बिल्कुल, देखिए आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना उसके आसपास लगभग सभी जितने भी स्थल हैं
सभी अब जो उसका आप पढ़ोगे तो कोई लोथल इस नदी के किनारे हैं, सिंधु मतलब जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, है ना, रावी ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे हैं। मतलब ये सभी जितने भी घाटी सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो कहीं ना कहीं किसी नदी के समीप है और वहां कृषि का जो है ना संबंध मिल रहा है, उस साक्ष्य मिल रहा है, तो वो आमतौर पर ज्यादातर देखोगे नदी के किनारे आपका कृषि, ये मतलब कि ये साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। ऑप्शन नंबर पहला ये सही है। उसका सेकंड आपका एक साथ दो फसलें उगाने के उदाहरण हैं, बिल्कुल ये भी मिले हैं। उसके तांबे के हल का इस्तेमाल जमीन की जुताई के लिए किया जाता था, तांबे का हल, ये भी हमें ध्यान रखना, ये भी मिले हैं। मतलब इसमें गलत कथन चुनने के लिए कहा जाता है, इसमें तो सभी के सभी सही हैं। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे ताकि 150 क्वेश्चन हैं, है ना, तो काफी लंबा समय ले सकता हूँ, इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको समझा दूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बातें आरंभिक वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं था, है ना। आरंभिक शुरुआती तौर पर जो ना वैदिक काल के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे वैदिक काल का कार्यकाल कितना से कितना है ना। जैसे सोने के आभूषणों का उपयोग इनके बारे में बिल्कुल पता था, और पत्थर की चरखी का उपयोग ये भी पता था, और बालों में कंघी की जाती थी और तेल भी लगाया जाता था, ये भी उनको पता था। और लोहे के हल का उपयोग नहीं, ये लोहे के हल का उपयोग नहीं, लोहे का हल का उपयोग जो है ना ये वैदिक काल में नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल में किया गया था। मतलब ये जो है ना आपके वैदिक काल के बाद का पीरियड में जो है ना लोहे के हल का उपयोग किया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इनमें आपको ज्ञात नहीं था, है ना। लोहे का ज्ञात जो वैदिक काल में नहीं किया गया था बल्कि उत्तर वैदिक काल में किया गया था। इस तरह से 4 नंबर ऑप्शन गलत है। इसमें आपको क्या कहा गया है, ऑप्शन क्वेश्चन में सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो सही में मतलब इसमें नहीं ढूंढना था। ऑप्शन नंबर केवल 4 इसमें जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है कई विद्वान मानते हैं कि आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे और वे बाहर से नहीं आए थे। मतलब ये जो ना मतभेद है कि आर्यों का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है। कोई कहते हैं अरब सागर से, कोई यहाँ से, कोई वहां से, कोई कहते हैं कि भारत के ही हैं। तो इसमें मतभेद है ना। और हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं की साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा में कई समानताएं हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल दोनों में पाई जाती है। मतलब ये आपको पूछे जा रहे हैं कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिला है और ऋग्वैदिक काल दोनों में आपको देखने को मिला है। जैसे आपको कहा जा रहा है ऑप्शन ए में बालों की जुल्फों में सिंदूर का प्रयोग, उसके बाद आपका हो जाएगा पीपल की पूजा, उसके बाद प्यास से कुएं की कहानी और स्वास्तिक चिन्ह। देखिए ये जो है ना आपका दोनों को सभी के सभी जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल दोनों में पाई गई है। ये आपके लिए जो जानकारियां हैं, इस तरह से क्वेश्चन सेट इसलिए किया गया है ताकि आपको जानकारी हो जाए। मैंने आपको शुरुआत में इसलिए भी बोला था जिनका अगर बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत हद तक लाभदायक मतलब फायदा मिलेगा। तो इस तरह से ये चारों के चारों सही हैं, तो और सही ही पूछा गया था उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है राष्ट्रपति भवन में रखा गया रामपुरवा बैल मौर्य काल की शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। रामपुरवा बैल जो भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है, ये किससे बनाया गया है ना। रामपुरवा बैल जो है ना ये आपको भी पूछा जाएगा किससे बना है। सबसे पहली बात देखिए भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है ये भी आप भाषाएं देखना, फारसी की जगह ना आपको कहीं आपका कथन कोड वाला में कोई और दे सकता है, तो ये भी देखेंगे। और ये किससे बना है, तांबा पत्थर, ये जो ना पत्थर से बना है। हम लोग स्पीड में थोड़ा सा जो आंसर रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। पत्थर से बना है रामपुरवा बैल, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, चर्चा में है तो आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक विशेष क्षेत्र पर महाभारत के समय से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक एक ही राजवंश का शासन था। यह राजवंश असुर नरक से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, जो महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार विष्णु और पृथ्वी का पुत्र था। देखिए ये हिंस मिल गया आपको, जो किसके बारे में पूछा जा रहा है, पुराणों के अनुसार जो विष्णु और पृथ्वी का पुत्र था। उसके बाद इस राजवंश का भौम यानी कि अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता था, यानी कि आपका विष्णु, पृथ्वी और भूमि ये तीनों का पुत्र भी कहा जाता था। वे कौन है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले अगर आपको इसका पुत्र के बारे में पता रहेगा तो आप आसानी तरीके से इसका क्षेत्र का भी बता सकते हैं। तो इस तरह जो है ना इसका आपके जो है ना ये क्षेत्र आपका असम से है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा। आपको कहा जाता है
इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जो इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में जो सिंध पर पहुंचा था। ये ध्यान रखें, इब्न बतूता कब पहुंचा था? 1333 ईस्वी में सिंध पर पहुंचा था, जिसे रिहला कहा जाता है। यानी कि इब्न बतूता का जो एक पुस्तक था जिसको रिहला कहा था। ये भी कई बार पूछे गए हैं ये पुस्तक के बारे में, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अरबी में लिखी गई थी, ये भाषा के बारे में भी ध्यान रखेंगे, जो 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती है। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है ना न्यायाधीश नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से कौन भक्ति संत दादू दयाल के समकालीन थे? दादू दयाल के समकालीन कौन थे ये पूछे जा रहे हैं। ये दादू दयाल के जो है ना समकालीन थे आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वे भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक हैं जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा है। 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा है। एक अवसर पर जब दिल्ली के सुल्तान ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे में प्रवेश करता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ये कथन ध्यान रखना है। ये यहाँ जिस सूफी फकीर की चर्चा की गई है वो कौन है? देखिए इस तरह से सवाल बनाते हैं। तो इस जो है ना ये आपका निजामुद्दीन औलिया का ये इस सूफी फकीर की जो है ना चर्चा की गई है। इन्होंने बताया था कि मेरे घर 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा, है ना। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक में सिख गुरुओं और विभिन्न धर्मों और जातियों के विभिन्न प्रारंभिक और मध्यकालीन संतों के भजन शामिल है। आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? ये आदि ग्रंथ जो ना आपका गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि शिवालिक या इंडो ब्राह्मण नामक एक विशाल नदी ने मियोसीन काल यानी कि 5 से 24 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसको हम लोग मियोसीन काल भी कहते हैं, के दौरान हिमालय की पूर्वी अनुदैर्घ्य सीमा को पार किया। हालांकि समय के साथ इंडो ब्राह्मण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में विभक्त हो गई। यह विभक्त संभवतः किस कारण से हुई है? मतलब ये जो आपको पूछे जा रहे हैं ये 3 जो नदियां ये किस तरह से विभक्त हुआ है, इसके बारे में आपको ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछे गए हैं। तो ये आपका जो है ना जैसे ऑप्शन है आपका, जैसे पश्चिमी हिमालय में प्लेस्टोसीन उथल पुथल के कारण, बिल्कुल इसके कारण भी ये जो है ना उथल पुथल के कारण जो है ना प्लेट टेक्टोनिक जो है ना, आप जानते हो पश्चिमी हिमालय में प्लेस्टोसीन के माध्यम से जो है ना इसका उथल पुथल होने से भी इसका जो ना विस्तार जो है ना आपका विभक्त हो गया, मतलब बंटवारा हो गया, ये सही है। और उसके बाद पोटवार पठार दिल्ली रेंज का उत्थान, इसके वजह से भी ये तीनों जो नदियां विभक्त हो गई। उसके बाद राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच मालदा खाई का नीचे की ओर घिसना, ये भी मतलब इसमें आपका तीनों के कारण है, जो तीनों की तीनों नदियों की जो है विभक्त होने का एक मुख्यतः ये सब कारण है। इसमें आपका क्या कहा गया था? सही कथन पूछा गया था, तो मतलब तीनों की तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूकंप जोखिम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बहुत अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में आता है? बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र में मतलब ये कहा जा रहा है आपका कि जो भारत में भूकंप आते हैं लगभग आ ही जाते हैं हर साल, है ना, तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में जो है ना भूकंप तो आते हैं, भूकंप तो लगभग सभी क्षेत्रों में आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किस क्षेत्रों में आते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ये जो है ना आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आप देखोगे, आपका माइंड में ये याद रख सकते हैं जैसे कि आपका 2015-16 के आसपास जैसे नेपाल में काफी ज्यादा भूकंप आया था, है ना, काठमांडू में बहुत पुरानी इमारतें धस गई। तो ये सब देखो उत्तर पूर्वी, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र तो यही हो गया ना भाई, है ना, ये तो है नेपाल साइड। तो अब इस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि इस क्षेत्र में जो है ना जैसे आपका बिहार साइड का, मतलब इसका कुछ क्षेत्र ले लेते हैं, है ना, ये सब क्षेत्रों में आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा क्षतिग्रस्त वाले जोखिम वाले यहाँ भूकंप आते हैं। तो कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्मियों के दौरान उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको हम लोग ITCZ कहा जाता है, ये क्या है? यानी कि भारत में गर्मियों के दौरान जो ना ये गर्मी के ITCZ जो ना किधर जाता है? जैसे ITCZ जो ना ये यहाँ पे आपका जैसे है, ये पूरा पृथ्वी है,
विषुवत रेखा, ये नॉर्मल दिन में जो ना ये विषुवत रेखा के आसपास जाता है, लेकिन गर्मियों के दौरान जो है ना क्या हो जाता है, गर्मियों के दौरान आपका ये ऊपर की ओर जाता है ना, ऊपर की ओर जाता है गर्मियों के दौरान। आप पढ़े होंगे ITCZ के बारे में, ऊपर की ओर मतलब ये क्या हो गया, ये पूरब हो गया है ना, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पृथ्वी, ये पृथ्वी है गोल गोल, और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। आपको पूछे गए किधर जाती है, तो ये उत्तर की ओर, ऊपर जाता है मतलब उत्तर की ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस ITCZ के बारे में आप पढ़े होंगे, ये NCERT में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है ना। ITCZ इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आप देखेंगे गर्मियों के मौसम में ITCZ ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, तो विषुवत रेखा से मतलब दूर जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके पूछे जा रहे हैं। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। मतलब पश्चिमी घाट जो है ना किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट अब क्या होगा, पश्चिमी घाट क्या ये होगा जो इधर 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 मेघालय त्रिपुरा वगैरह ये सब होगा? नहीं भाई, ये तो पूर्वी है, तो डायरेक्ट इधर हटा दो, इधर का कोई भी स्टेट आएगा तो हटा देगा। हालांकि इधर का कोई स्टेट नहीं है। तो आप देखोगे कौन कौन से राज्य इधर हो जाएंगे। ये आपका पश्चिमी, सबसे पहले बात भारत के बारे में पूछे जा रहे हैं, है ना, भारत के बारे में। पूरा पश्चिम वाले देख लो, पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर होगा, इधर होगा पश्चिम, मतलब और उसके जो ये दक्षिण हो जाएगा। पश्चिमी घाट मतलब इस क्षेत्र के बारे में पूछे जा रहे हैं, है ना, इस क्षेत्र के बारे में पूछे जा रहे हैं, ये पश्चिम है। तो पश्चिम क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, यहां से आप देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है ये सब पश्चिमी क्षेत्र के, है ना, ये सब जो है ना, सॉरी थोड़ा सा होता है। हाँ, तो यही बता रहे हैं, ये सब आपका पश्चिमी क्षेत्र है ना। ये सब तो आप लोग को यार BPSC के स्टूडेंट हो, ये सब तो बताओ। इन तमाम इसमें जो कौन कौन से स्टेट आएंगे, ये गुजरात आ जाएंगे, गोवा, मतलब महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, उसके बाद आपका तमिलनाडु, ये सब इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत आएंगे। मतलब कौन कौन से हैं, गोवा है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी, मतलब ये सभी के सभी हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं मैप के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जाता है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमतौर पर मंगोलायड जाति के लोगों का प्रमुख आबादी पाई जाती है। देखिए अब क्या करोगे, जब भी टेस्ट सीरीज लगाओगे या क्लास देखोगे तो आप अपने सामने में जो है ना एक नोटबुक रख लीजिए। जैसे आपको क्या लिखना है उसमें, जैसे आप मंगोलायड जाति, जनजाति, लगातार सवाल पूछे जाते हैं भाई, बिहार के अंतर्गत हो या भारत के अंतर्गत हो, अगर कोई जाति जनजाति जो है चर्चा में है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लोगे तो आप क्या करोगे, हेडलाइन दे दोगे एक पेज में जो ना जाति, ठीक है, जाति, उसके अंतर्गत जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेगा उस नोटबुक में, उस पेज में आप लिखते चलो, जितने भी टेस्ट जहां भी देखने को मिलेगा, और लास्ट में आप रिविजन करके चले जाना। ये आइडिया लगाओ भाई, है ना। तो मंगोलायड जाति के लोगों का प्रमुख आबादी कहां पाई जा सकती है, इसके बारे में पूछे गए थे। या उत्तर पूर्वी भारत में, है ना, उत्तर पूर्वी भारत में, इसी तरह से इलाके में अपना मतलब ये बिहार साइड से भी ले सकते हैं, बिहार का भी कुछ क्षेत्र आएंगे, है ना, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में। नेक्स्ट उत्तर पूर्वी मतलब ये सब आपका जो है ना इधर का क्षेत्र जो आएंगे, इधर का पूरा, है ना। ये सब तो आइडिया आपको है BPSC के स्टूडेंट एस्पिरेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देसी गायों की निम्नलिखित नस्लों के बारे में पूछे जा रहे हैं। देसी गायों की नस्लों के बारे में आपको पूछे गए हैं, तो इसमें आपका जो है ना ये किस मेल से खाते हैं, मतलब मिलान नहीं करना है, कितने जोड़े मेल खाते हैं। जैसे साहिवाल पंजाब में है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस जो है ये गुजरात में, ये भी बिल्कुल सही है। थार पारकर ये राजस्थान में, ये भी बिल्कुल है। ओंगाल ये आंध्र प्रदेश में है। यानी कि गायों की जो नस्ल हैं उनके बारे में पूछे गए हैं, किस नस्ल के गाय जो है ना कहाँ पे हैं, तो ये सभी के सभी सही है, तो सभी 4 सही हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष किसी भी स्थान की जलवायु की अनिवार्य रूप से नियंत्रित करती है। तो आपको पूछे गए हैं, इसको जो है ना आपका कोड का उपयोग करके सही कथन ढूंढना है ना, इसके बारे में पूछे गए हैं। तो ये आपका जो है ना महाद्वीप हो जाएगा, महासागरीय धाराएं भी हो जाएगा। जलवायु को अनिवार्य, यानी कि जलवायु के बारे में पूछे गए, किस स्थान पे किस तरह से जलवायु हो सकता है, तो उसके बारे में पूछे गए हैं। तो ये जलवायु महाद्वीप के कारण हो जाएंगे, महासागरीय के कारण से भी हो जाएंगे, है ना, और उच्चावच लक्षण के कारण से भी हो जाएगा, ऊंचाई के कारण, दबाव के कारण। आप देखो ये क्या है सवाल कहने का मतलब ये है कि जलवायु जो है ना ये किस तरह से जलवायु है। देखोगे आप भारत में बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे जगह हैं जहां लगातार ठंडा मौसम ज्यादा रहता है, कहीं कई क्षेत्रों में बरसात का मौसम ज्यादा होता है ना, कहीं कहीं जो है ना आपका देखोगे
ठंडी ज्यादा तो गर्मी ज्यादा, इस तरह से देखने को मिलता है। मतलब ये सब जलवायु के बारे में पूछे गए, कहीं महाद्वीप के क्षेत्र में है ना, उसके बाद महासागरीय भी तरह है, ये सब लक्षण आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ भारत में नहीं ऑल में, है ना। तो ये सभी के सभी जो है ना, कोई क्षेत्र ऊंचाई है तो ऊंचाई का जलवायु क्षेत्र अलग हो जाएंगे, कोई क्षेत्र जो है ना दबाव के क्षेत्र में है उसका जलवायु अलग हो जाएंगे, कोई महाद्वीप के समीप है तो उसका जलवायु अलग होंगे, है ना। इसके बारे में कहा गया है। ये कथन चार और सभी के सभी जो है ना सही हैं, तो इसका सही कथन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग 17। निम्नलिखित में से कौन सा वन ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? ज्वारीय वन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? ये जो है आपका मैंग्रोव वन हो जाएगा। इससे भी सवाल लगातार पूछे जाते हैं, जितने हैं आप जो है ना इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, इससे सवाल बनते हैं। सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों में से कौन सा कारण है? सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत की ओर बताया जा रहा है। ये जो आपका उत्तर भारत का समुद्री से दूर रहना बिल्कुल सही। अपना जैसे अपना उत्तर भारत की ओर आप देखोगे कौन सा राज्य आ जाएंगे, हम लोग खुद आएंगे भाई बिहार के, है ना। तो हम लोग देखो हमारे आसपास जो है समुद्र काफी लगभग दूर है, तो ये भी दूरी के कारण भी आ जाएगा। और पास के हिमालय में बर्फबारी, देखो हमारे बगल में नेपाल है, नेपाल में तो हिमालय है ना भाई, है ना, तो ये भी है। ये दोनों तो दोनों सही है। उसका तीसरा, पूर्वी चीन सागर से आने वाली ठंडी हवाएं, नहीं, ये पूर्वी चीन सागर से आने वाली जो ठंडाएं हैं, ठंडा हवाई जो है, ये हमारे लिए कोई लाभार्थी नहीं है, कोई ठंडा का मौसम का चीन नहीं है, क्योंकि बीच में जो हिमालय है तो वो रोक लेती है, तो इस चीन से कोई लेना देना नहीं है। तो 3 गलत है, बाकी सही है 1 2, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बेंगलुरु शहर के सबसे करीब स्थित है? बेंगलुरु करीब के, बेंगलुरु जो है ना, ये कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी सह्याद्री है ना, उसके समीप कहा जा रहा है। ये सेवराय पहाड़ी, ये देखोगे आप, ये देखो भाई, ये सेवराय, मिलीगिरी, सिसलचलम और जावरी, ये सब पहाड़ी जो है ना आपका इस तरह से नीचे की ओर जो है ना आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा। इसमें भी सबसे नीचे जो ना बेंगलुरु के समीप जो है ना कौन सी पहाड़ी हैं, ये पूछे गए भाई। देखो कैसे सवाल है, ये सेवराय पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नेता राष्ट्रीय आंदोलन के स्वदेशी चरण के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता के रूप में उभरे? ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। तो ये आपका जो है ना इसमें देखोगे कौन से नेता जो है ना उग्र राष्ट्रवाद के हैं। उग्र राष्ट्रवाद के बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये दोनों हैं। एनजी रनाडे नहीं है, ये तो उदारवादी हैं, है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर सही कथन जो है 1 और 2, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 21 में है, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने से पहले गांधी जी और अंबेडकर ने किस पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी? यानी कि दोनों के बीच वार्तालाप जो हुई थी वो किस मुद्दे पर की गई थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा को लेकर इन्होंने ये क्षेत्र मतलब किया गया था। और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश सरकार को संगठित आपराधिक गिरोहों से भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें ठग के नाम से जाना जाता था। ये ठग डकैती और छापेमारी करते थे और अपने देवता को मानव बलि चढ़ाते थे। विलियम हेनरी स्लीमैन को 1830 के दशक में ठगी के दमन के लिए जाना जाता है। ठगों को दबाने के लिए हेनरी स्लीमैन ने किसे नियुक्त किया गया था? देखो ये पूरा स्टेटमेंट है, ये सब आपको इसके बारे में देखो, इसमें काफी झलक मिल गया होगा। विलियम बेंटिंग इसका नियुक्त किया गया था। विलियम बेंटिंग का कार्यकाल जो है 1836 से 1848 तक का, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा क्रांतिकारी नेता पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश गया और भारत लौटने के बाद मानिकतला के एक बगीचे में एक धार्मिक स्कूल के साथ साथ एक बम कारखाना स्थापित किया था? ये पूछे जा रहे हैं। ये आप जो है ना हेमचंद कानूनगो ने ही एक बम कारखाना स्थापित किया था, ये धार्मिक स्कूल के साथ साथ, ये भी हमें ध्यान रखना है। और मंगल पांडे का वीरता कार्य, जिसमें उन्होंने जानवरों की चर्बी से बने एनफील्ड राइफल के कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और अपने ब्रिटिश वरिष्ठ को मार डाला। इसी के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। मंगल पांडे किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपके एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज में, केजीएस के टेस्ट सीरीज में, प्रीवियस के क्वेश्चन में सब में मिलेगा, तो ये स्टार लगा लो भाई, है ना। तो यही तो है हमें फायदा, है ना। तो ये आपका जो है ना ये 34वीं बंगाल नेटिव से इन्फेंट्री से है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मंगल पांडे, और मंगल पांडे के बारे में पूछे जाते हैं कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, डेट के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है, तो आप टेस्ट सीरीज में मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कपास मिल 1854 में कलकत्ता में कावस जी नाना भाई डावर द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद कहा जाता है नहीं नहीं, ये नहीं है, ये जो है ना कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में किया गया था, ये गलत हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल 1855 बम्बई में स्थापित हुई। 1855 में बम्बई में नहीं, ये जो है ना आपका कलकत्ता में, मतलब क्या क्या उल्टा कर दिया, ये देखो क्या क्या है, ये जो नहीं यहाँ कलकत्ता की जगह बम्बई, बम्बई की जगह कलकत्ता कर दिया और बम्बई की जगह कोलकाता कर दिया, तो ये कथन है, ये दोनों के दोनों गलत है। और भारत में पहला बड़ा इस्पात उद्योग 1907 में टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, ये सही है, टाटा। ओ माय गॉड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के तुरंत बाद हुए प्रमुख विद्रोह में से एक नील विद्रोह था। नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? नील विद्रोह से संबंधित सवाल लगातार पूछे जाते हैं। ये नील विद्रोह जो है ना, आप कहां से शुरू किया गया था? ये पश्चिम बंगाल के नादिया से शुरू किया गया था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1860 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ये भी आप ध्यान रखने, 1857 की क्रांति जो है ना, उसके समीप होने वाले विद्रोह के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में आपको नील विद्रोह भी देखने को मिलेगा, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 1860 ईस्वी में ये नील विद्रोह हुआ था। हिटलर की आश्चर्यजनक सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन इंग्लैंड को समझौता करने में मूड में ला दिया। सरकार के युद्ध के प्रयास में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का प्रस्ताव रखा और अगस्त प्रस्ताव का खुलासा किया। कांग्रेस के समस्त अगस्त प्रस्ताव किसने रखा? देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा, लास्ट में यही पूछ दिया अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आपका लॉर्ड लिनलिथ द्वारा किया गया था। ठीक है, उस समय यही जो है ना वहां के वायसराय थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दक्कन क्षेत्र के शुरू की गई रेतवारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन चुनना है। ये आपका रेतवारी प्रणाली के तहत पश्चिमी घाट के रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सही है। साहूकार नई भूमि राजस्व प्रणाली के मुख्य लाभार्थी के रूप में उभरे, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1929 में हार्टोग समिति का स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट के लिए की गई थी? ये एक समिति की जो है हार्टोग समिति, हार्टलैंड समिति, ये सब के बारे में लगातार पूछे जाते हैं। कोई ना कोई समिति आप देखोगे तो इससे संबंधित सवाल बनते हैं, आप देख लीजिएगा। ये शिक्षा से संबंधित होगा, शिक्षा का विकास। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रीतिलता वेदेद्वार, बीना दास और सुनोती चंद्रेरी का सबसे ज्यादा किस लिए याद किया जाता है ना? ये किस लिए याद किया जाता है? ये जो है ना आप क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सब महिलाएं चर्चा में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार करना है और बी आर अम्बेडकर द्वारा उपयुक्त संगठनों या संघों में कितने स्थापित किए गए थे? यानी कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन कौन से इसमें स्थापित किए गए थे, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना ये स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1937 में, ये बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। उसके बाद जो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, ये नहीं, ये अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं गए थे, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना 1934 ईस्वी में, हमें ये ध्यान रखना है 1934 में जो ना अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ जो है ना गांधी जी के द्वारा किया गया था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में, ये भी अंबेडकर के द्वारा किया गया था। मतलब 1 और 3, अच्छा इसमें कितने कथन कूद, ये 2 हो जाएंगे, 1 और 2 है ना, तो इसमें 2 है, 3 में से मात्र 2 ही सही है, तो इसलिए 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये यूपीएससी लेवल का इस तरह से ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपके बीपीएससी में ऐसे सवाल देखने को मिल जाए, ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाए। देखिए ये सब उतना तो है ही। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ता किया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मौलाना आजाद, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका मौलाना आजाद हो जाएगा। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसे कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से कड़े विरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन का गठन जो है ना आपका किसके द्वारा? भारत के संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश की जांच करना, इसके लिए ये साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था। और उसके बाद 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष के पद के लिए किसे नामित किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया था। यानी कि क्या हुआ था, अब इस चर्चा में था सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी अधिवेशन में था, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष किया था। लेकिन जो नहीं है सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष बने थे, उनसे पहले गांधी जी ने किसी और को जो है अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो उसको हरा दिया था, उनको उनका नाम पूछे गए हैं। तो उसको जो पट्टाभी सीतारामैया जो है इनको जो है सुभाष चंद्र बोस हरा दी। तो आप देखोगे ना गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है ना मतलब कि दोनों की सोच थोड़ी अलग थी। गांधी जी जो है ना वो
थोड़ा सा चाहता था कि मैं जल्दी जल्दी देश को आज़ाद करवाऊं, गांधी जी चाहते थे मैं धीरे धीरे करवाऊं, जो भी है हिंसा ना हो, मतलब अच्छे तरीके से करेंगे। तो इस तरह के बीच दोनों के बीच अनबन होते रहता था, है ना। तो इस तरह से गांधी जी जो है ना सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं देने, मतलब नामित नहीं किया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस लेकिन हरा दिया था उनको, इसलिए त्रिपुरी में इन्होंने अध्यक्ष किया था। ये लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा कहानी बता दिया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरब और अफ्रीकी समुदायों के बीच चल रहे गृह युद्ध के कारण खबरों में रहने वाला दारफुर क्षेत्र कहाँ स्थित है? दारफुर क्षेत्र जो है ना कहाँ पे स्थित है आपके? दारफुर क्षेत्र आपका सूडान में स्थित है। निम्नलिखित में से अपक्षय का के कारण है, अपक्षय के कारण है, ये आपके देखिए साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण बल, पानी का दबाव और बिल खोदने और जानवर, ये अपक्षय का कारण है। ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी खदान है? गहरी खदान जो है मपुलैंड गोल्ड माइन है, ये 4 किलोमीटर है और ये दक्षिण अफ्रीका में है, और ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही है, लेकिन ये जो है 3.9 है ना, 3.9 किलोमीटर है। और ये सुबका गोल्ड जो है ना, ये 3 आपके जो है ना 7 हो जाएंगे, और ये ईस्ट रैंड ये 3.58 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मपुलैंड गोल्ड माइन जो है ना सबसे गहरी खदान है, गोल्ड माइन, इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी पवन है? अस्थायी पवन के बारे में पूछे जा रहे हैं। अस्थायी पवन जो है ना आपका पश्चिमी हवा हो जाएंगे, उसके बाद पूर्वी हवा हो जाएंगे, और भूमि और समुद्री हवाएं नहीं, ये मानसूनी हवाएं नहीं, ये व्यापारिक हवाएं। 1 2 5 ऑप्शन नंबर ए में ये अस्थायी पवन है, बाकी के अस्थायी पवन नहीं है। ये पश्चिमी हवाएं जो अस्थायी पवन है, पूर्वी हवाएं अस्थायी पवन है, और व्यापारिक हवाएं जो है ये अस्थायी पवन है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, कहाँ कहाँ कौन सी हवाएं हैं, है ना। तो इसके बारे में आप जानते होंगे 30 60 90, है ना। यहाँ पे आपका गर्म ठंडा उष्ण, इस सब के बारे में जानते होंगे, इससे आपको आइडिया लगा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपण स्थल रूप तब बनता है जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले पाद ढलान वाले मैदानों में टूट जाती है? ये टूट जाती है आपका जो है ना, ये सही हो जाएंगे जलोढ़ पंखे। निम्नलिखित में से कौन सा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का समर्थन करता है? प्रसरण सिद्धांत का समर्थन कौन कौन करता है? ये जो है आपका महासागरीय क्रिस्टल चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत छोटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। चट्टानों की तुलना महाद्वीपीय चट्टान जो है काफी ज्यादा बड़ी होती है महासागरीय प्रकृष्ट के अनुसार तुलना में, और समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है, ये भी सही है। मतलब ये दोनों के दोनों सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का जल निकासी बेसिन किस या किन देशों का कवर करता है? यानी नील नदी जो है ना किन किन देशों के साथ गुजरती है, इसके बारे में पूछे गए हैं। तो आपको जो है ना इथियोपिया इसमें भी है, युगांडा, केन्या, सूडान, ये सभी के सभी देशों में जो है ना ये नील नदी जो है ना अपना पानी, मतलब नील नदी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नील नदी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की। तो ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है निम्नलिखित में विचार करना है, ऊपर बताए गए शहरों में सबसे पूर्वी शहर कौन सा? सबसे पूर्वी शहर मतलब ये पूरब की ओर बात बताई जा रही है ना। ये पूरब की साइड में कौन से शहर हैं? ये तबरीज जो है ना सबसे पूरब की ओर है। ये आपका ज्योग्राफिकल मैप के माध्यम से आपको समझ में आएगा, है ना। यदि भारत में किसी विशेष राज्य का नाम संविधान के प्रावधानों के अनुसार बदलना है तो इस प्रक्रिया में कौन सा हितकारी धारा शामिल है? यानी कि आपको जो ना राज्य के बारे में, जैसे ये प्रस्तावित है केरल जो अपना नाम प्रस्ताव बदलना चाहते हैं, उसका नाम बदलना कर केरलम करना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन से जो है ना बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं, इसके बारे में पूछे गए हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल, संबंधित राज्य का विधानमंडल बिल्कुल, उसके संसद, ये तीनों के माध्यम से इसका जो ना ये हितकारी शामिल होंगे। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलो ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि केरल जो ना अपना नाम बदलना चाहते हैं, इसलिए चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की शुरुआत करना है? कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1919 ईस्वी में उन्होंने ये घोषणा की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45। निम्नलिखित में से, मतलब ये कथन और कूट वाले में है, उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। बिल्कुल, ये मौलिक अधिकार के जो रीट से संबंधित आप सवाल देखना भाई, रीट से संबंधित जो ना परमादेश हो गया, मतलब जितने भी रीट्स हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, लगातार सवाल पूछते हैं। अब बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब ये आपका दिए गए ये 1 भी सही है, 2 भी सही है, मतलब ये आपका व्याख्या करने, हाँ दोनों के दोनों व्याख्या करते हैं भाई,
ऑप्शन नंबर इसमें कहाँ दिया गया, सी में, है ना, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष, देखिए लोकसभा जो है स्पीकर इसमें अभी नियुक्त किया गया है, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, अभी बदलाव हुआ है, बहुत मंत्रिपरिषद बदले हैं, इसलिए ये सब सवाल बनाए जा रहे हैं। तो ये जो ना वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है, नहीं, ये राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। उसे हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। और लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, नहीं, उपाध्यक्ष जो ना लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, मतलब केवल 2 सही है, तो हाँ केवल 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या सवाल बहुत पूछा गया था। हाँ, भारत में 27 उच्च न्यायालय हैं, नहीं 27 उच्च न्यायालय नहीं बल्कि 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी ध्यान रखना भाई। आपको लगेगा कि 28 राज्य हैं तो 28 के टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि बोलते हैं संविधान की सभी राज्यों में अपना अपना उच्च न्यायालय है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो ना भारत में भी टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। उसका जो ना केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय, नहीं दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी अपना उच्च न्यायालय है भाई। दिल्ली के एकमात्र नहीं होगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये गलत है, ये भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है। इसका मतलब गलत सही बोल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना तो एक सही है ना तो 2, कहीं कि सही पूछा जा रहा है, दोनों के दोनों गलत हैं तो कोई भी सही नहीं है। अगर इसे मैं गलत पूछता तो ये सही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार क्षेत्रों को राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया और भारत के लिए राज्य सचिव नामक एक नया पद बनाया गया, जिससे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया। इस समय में भारत के लिए पहले राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, इसे जो है लॉर्ड स्टैनली के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान व्यवस्था में वरीयता क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर व्यवस्थित करें। उसके बाद देखिए, अच्छा क्रम के अनुसार पूछा जा रहा है ना, तो क्रम के अनुसार हो जाएगा आपका, पहला में आ जाएगा प्रधान, इसमें से पहले तो राष्ट्रपति आना चाहिए, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मतलब ये आपका पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बात है, इसके बाद आपका पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, तो यहाँ पे है, बिल्कुल है, ये दूसरा पे आ जाएगा। उसके बाद तीसरा में आ जाएगा आपका ये लोकसभा अध्यक्ष, है ना, तीसरा में लोकसभा अध्यक्ष, भारत रत्न जो चौथा अंतिम में है, CAG हो गया, ये सब चीजें अंत में, मतलब कि 1 उसके बाद 3 4 2, 1 3 4 2, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। पारिवारिक न्यायालयों के किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, पारिवारिक न्यायालय जो ना किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ये उच्च न्यायालयों के परामर्श के से राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संविधान या सदन के नियमों या संसदीय कानून में उल्लेखित नहीं है पूछा गया है। ये सदन का नेता बिल्कुल है, विपक्ष का नेता ये भी है, सचेतक, अरे संविधान में सचेतक के बारे में ना, ये केवल 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन से अन्य कार्य किए। भारत के लिए राष्ट्रध्वज को अपनाया, बिल्कुल अपनाया, है ना, ये भी अपना डेट भी याद रखना भाई, डेट कब है, भारत के पहले राष्ट्रपति को चुना, कब किनको चुना, कब चुना, ये भी डेट याद रखना। राष्ट्रमंडल ने भारत का सदस्यता का अनुसमर्थन, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट ये जो है आपका, यह वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है RBI, बिल्कुल। यह राज्य और संघ सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ये भी सही है, और इसमें भी सही पूछा गया था, 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विकासशील देशों के पास दुनिया के 70% से अधिक ऋण है, बिल्कुल ऋण है। विकासशील देशों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरें विकसित दरों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब ये दोनों के दोनों सही है और एक दूसरे का भी व्याख्या भी करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55, यार बहुत समय लग जाएगा, है ना, और स्पीड हमको बढ़ाना होगा।